हेलो एवरीवन, मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका स्किल्स फॉर एवरीवन यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि फंक्शंस के पूरे डीप नॉलेज पर कि फंक्शंस होता क्या है, फंक्शन काम कैसे करता है और फंक्शन कौन कौन टाइप के होते हैं। तो आज उन सभी टॉपिक पर आज हमारा कुछ एल्गोरिदम, कुछ प्रोग्राम होगा जो इंटरव्यूअर में अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लेवल को आज तक जो भी कंसेप्ट आप पढ़े उसको एक अलग एडवांस लेवल पर पहुंचाएगा। तो आज के पूरे प्लेलिस्ट पूरे इस वीडियो में बने रहना ताकि आप अपने लॉजिक्स को भी इनहांस कर पाओ और अपने कोडिंग जर्नी को इनहांस कर पाओ। फंक्शन का जो सेशन इसमें जो बना है, इसमें जो भी एल्गोरिदम यूज हो रहे होंगे वो कंसेप्ट्स आपको रियल लाइफ वर्ल्ड एप्लीकेशन में अलग अलग जगह पे यूज करते हुए नजर आ रहे होंगे आप। तो इस पूरे वीडियो में बने रहना और हमारे सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो अगर टॉपिक की बात करें, आज जो मेजरली हम इसेंशियल जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हैं उसके साथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा, लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ा, उन सभी कंसेप्ट्स को यूज करके आज हम फंक्शन के हेल्प से उन सभी कंसेप्ट्स को और एक अलग लेवल पे ले जा रहे होंगे। इसमें हम फ्लो चार्ट भी समझ रहे होंगे कि हर एक स्टेप पर वो कोड काम कैसे कर रहा होगा। और इसमें जो 5 फंडामेंटल्स एल्गोरिदम है मैक्सिमम टाइम वो इंटरव्यूअर में पूछ रहे होते हैं। एज आपके फ्रेशर लेवल पर वो 5 जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम आपके इंटरव्यू टाइम पर पूछे जाते हैं। और ये जो कोड है वो बेस्ट एफिशिएंट वे में कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ एफिशिएंट एंड क्लीन वे में लिखा हुआ है, जिसमें हमने एक एक चीज बताया कि वो कोड कैसे काम कर रहा है, वो लाइन कैसे काम कर रहा होता है। और इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हम सॉल्व कर रहे होंगे और जो हम बना रहे होंगे उसके हेल्प से हम कंप्यूटर साइंस के फाउंडेशन पर जो सीख रहे होंगे कि कैसे कंप्यूटर साइंस में जो कोडिंग बैकग्राउंड हो रहा होता है तो उसमें कैसे बेसिक चीजें काम कर रही होती है। तो आज का ये जो पूरा सेशन है वो फंक्शंस के क्वेश्चंस पर है, फंक्शंस के असाइनमेंट पर है, जिसमें आज तक आपने जो भी कवर किया, ऑपरेटर्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, लूपिंग स्टेटमेंट हो गया, उन सभी को मर्ज करके ये पूरा प्लेलिस्ट बना है। तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट माना जाता है। अब बात करें कि वो 5 क्वेश्चन है कौन से। तो आज जो आप बनाने वाले हो, जो हम और आप दोनों मिलकर बनाएंगे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है पैलिंड्रोम चेकर। अब ये पैलिंड्रोम चेकर मैक्सिमम है जो लीड कोड का भी क्वेश्चन है कि पैलिंड्रोम नाम का नंबर कैसे चेक करते हैं। तो पैलिंड्रोम चेकर का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम चेकर का मतलब होता है कि डिटेक्ट करो वो नंबर जिसको रीड करे सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरफ से मैथमेटिकल ऑपरेशन से और लूपिंग के हेल्प से, जिसके हेल्प से चाहे 1 to 1 ये फॉरवर्ड पढ़ो और इसको अपोजिट करो 1 to 1, तो ये दोनों सेम। इट मीन्स कि ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, जिसको सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो दोनों बराबर ही आ रहा होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3। तो जब इसको हम अपोजिट कर रहे होंगे तो 3 to 1 होगा। तो क्या ये दोनों नंबर पैलिंड्रोम है? नहीं है। तो ये नहीं है लेकिन ये है। तो ऐसे हमें चेक करना है। लेकिन मेक श्योर कि आज का जितना प्रोग्राम होगा वो फंक्शन में बन रहा होगा, कोड और लॉजिक्स अलग अलग तरह से काम कर रहे होंगे, बट जितना भी ये आज का प्रोग्राम है वो फंक्शन में बन रहा होगा और सबके लॉजिक्स अलग हो रहे होंगे। तो आज हम लॉजिक के साथ साथ फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन भी पढ़ रहे हैं। तो ये रहा पैलिंड्रोम चेकर। अब दूसरा क्वेश्चन है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप प्राइम नंबर निकालने सीख गए ना तो आई थिंक आप है जो काफी लॉजिक्स बिल्डअप करने में तेज हो, क्योंकि प्राइम नंबर एक ऐसा है जो नॉर्मली बेसिक लेवल पे पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो सॉल्व भी कर रहे होते हैं लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। जो भी उस प्रॉब्लम में आ रहा होता है प्राइम नंबर के सॉल्यूशन में, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं स्टूडेंट, उन सभी को एफिशिएंट वे में हम सॉल्व करने का यहाँ ट्राई कर रहे होंगे। तीसरा आता है पैटर्न जनरेटर। हमने लूपिंग स्टेटमेंट हाल ही में पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको पैटर्न्स अलग अलग टाइप के बनाने बताए थे। तो आज वो पैटर्न्स बना रहे होंगे फंक्शन के हेल्प से, लेकिन उसमें हम होलो रेक्टेंगल बना रहे होंगे, जो वन ऑफ द बेस्ट लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपका एक पैटर्न प्रॉब्लम होता है। फिर आएगा बिल कैलकुलेटर। ओके, अब ये बिल कैलकुलेटर क्या है? नॉर्मली हम सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है तो गवर्नमेंट हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का कुछ पेमेंट चार्ज करती है।
तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने का टेक्निक होता है या जो वे होता है, कैसे चार्ज कर रही होती है और कैसे उसका कोड बैकएंड में काम कर रहा होता है उस लॉजिक को सॉल्व करने के लिए, वो कैलकुलेटर, बिल कैलकुलेटर आज हम बना रहे होंगे। लाइक ऐसा आपने सुना होगा कि अगर स्टार्टिंग का 100 यूनिट्स है तो फ्री, उसके बाद 200 है तो 100 इंटू 100 फिर ऐड करके उस तरह का कुछ लॉजिक बन रहा होता है, तो वो आज हम बना रहे होंगे। और आज के सेशन में फिबोनाची सीक्वेंस। अब फिबोनाची क्या होता है? लेट सपोज अगर दो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 0 और 1, स्टार्टिंग 0 और सेकंड 1 है, तो फिबोनाची बोलता है कि लास्ट दो को ऐड करके आज नेक्स्ट थर्ड वाला होगा, यानी 0 + 1 1, लास्ट 2 1 + 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। तो इस तरह से सीक्वेंस बढ़ता जाता है फिबोनाची का। फिबोनाची कुछ नहीं होता है, फिबोनाची बोल रहा होता है कि लास्ट का जो दो नंबर है उसको ऐड करके तीसरा नंबर आ रहा होगा और ऐसे ही प्रोसेस बढ़ रहा होगा। तो वन ऑफ द बेस्ट, ये जो 5 प्रोग्राम मैंने इस क्वेश्चन, इस असाइनमेंट में दिए हैं और इसको आज हम सॉल्व कर रहे होंगे, ये पांचों क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपके कॉलेज लेवल हैकाथॉन, कॉलेज लेवल कोडिंग लेवल में या अलग अलग जगह पे आपको ये काम आ रहे होते हैं। और इसके हेल्प से आप इफ एल्स, लूपिंग, फंक्शंस बनाने का कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर कर रहे होते हैं, कैसे जो आर्गुमेंट्स पास कर रहे होते हैं, कैसे पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ये सारे कंसेप्ट्स इन 5 प्रोग्राम से आज हम पढ़ रहे होंगे काफी डिटेल में, ताकि वहां हर एक फ्लो चार्ट वे में आप समझ रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला प्रोग्राम अगर आता है तो हमारे पास आता है पैलिंड्रोम नंबर चेकर। अगर बात करें पैलिंड्रोम नंबर चेकर की, तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो सेशन है इसमें कोडिंग आपको मिल रहा होगा, लेकिन सबसे पहले हम समझ रहे होंगे कि चैलेंज हमारे पास क्या है, उसको सॉल्व करने का टेक्निक समझ रहे होंगे और कौन कौन से स्टेप्स को हम स्किप ना करें ताकि वो चीज़ें और भी अच्छा और जल्दी बन सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैलेंज क्या है। अगर हम बात करें पैलिंड्रोम नंबर चेकर की, तो जैसा कि मैंने बताया कि पैलिंड्रोम नंबर में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर कोई भी नंबर एक डायरेक्शन से लेके अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम है, जो अगर ऑपरेशन दे रहा होता है या सेम है जो दिख रहा होता है, सेम लिखा हुआ आ रहा होता है, तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो ये हमारा चैलेंज था कि पहले होता क्या है पैलिंड्रोम नंबर चेकर। तो एक्चुअली पैलिंड्रोम नंबर कुछ नहीं होता, सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, उसको आपको बताना होता है कि पैलिंड्रोम नंबर वो है। अच्छा, आप ना एक हिंदी का कोई वर्ड या इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड कमेंट में बताना जो पैलिंड्रोम की तरह बिहेव कर रहा होता है। लाइक बहुत सारा होता है ना, हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, तो वो आप एक कमेंट जरूर करके बताना कि आपको पता है कि नहीं पैलिंड्रोम। इसका एग्जांपल 1 to 1 एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसको उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो 1 to 1 ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन 1 to 3 को अगर उल्टा करोगे तो वो नहीं होगा। तो वही है कि 1 to 1 इज अ पैलिंड्रोम बट 1 to 3 इज नॉट। अब इसके कुछ कंसेप्ट पर समझते हैं कि इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या हो सकता है, क्या इसमें कुछ कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यूज करें तो सबसे पहले हम क्या यूज करने वाले हैं, फंक्शंस। क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये पूरा जो सेशन है वो फंक्शन पर हो रहा होगा। फंक्शंस में हम पैरामीटर्स ले रहे होंगे आर्गुमेंट्स के हेल्प से, और फिर जो हम उस वैल्यू को रिटर्न कर रहे होंगे। उसके बाद इसमें जो हम यूज कर रहे होंगे वो ट्रू और फॉल्स वाला केस यूज कर रहे होंगे, इसलिए हम वहां पे रिटर्न टाइप में बूलियन ले रहे होंगे। इस पूरे कोड में क्यों ले रहे हैं ये मैं बताता हूँ। उसके बाद जो हम यूज करने वाले ऑपरेशन वो यूज करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में दो मेजर ऑपरेटर। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था डिवाइड एंड मॉडुलस का। ये दोनों ऑपरेटर के हेल्प से हम इस प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे होंगे। और बात करें लूपिंग स्टेटमेंट की, तो लूपिंग स्टेटमेंट में हम यूज कर रहे होंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, अच्छा व्हाइल लूप भी क्यों? ये सारे जो हैं, ये सारे जो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, ये सारे क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि डीएसए में जब भी आप कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो तो प्रॉब्लम आपके पास डिफरेंट आ रहा होता है। आपको उस प्रॉब्लम का पैटर्न समझना होता है, कंसेप्ट समझना होता है कि कहां पर कौन सा यूज करेंगे ताकि वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो पा रहे हो। तो ये जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ये क्यों यूज कर रहे हैं, ड्यूरिंग हम प्रोग्रामिंग समझ रहे होंगे कि क्यों वही यूज किया गया। लाइक लूपिंग में फॉर लूप क्यों नहीं किए, डू व्हाइल क्यों नहीं की, तो वो सारा चीजें हम समझ रहे होंगे प्रोग्रामिंग में। लेकिन अब आता है एल्गोरिदम पे कि एल्गोरिदम क्या होता है। मैंने पहले फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि एल्गोरिदम कुछ नहीं है, अ नंबर ऑफ स्टेप्स है जिसके हेल्प से
हम किसी टास्क को असाइन कर रहे होते हैं, टास्क को सॉल्व कर रहे होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अगर हमको चेक करना है कि एक नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो सबसे पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि जो नंबर दिया होगा उस पर तो ऑपरेशन करके हमें वो देखना होगा कि वो आपस से वो है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम एक टेम्पोररी वेरिएबल बना लें ताकि जो ओरिजिनल नंबर है उसको हम रख ले कहीं पर, क्योंकि बाद में जब वो नंबर पर हम ऑपरेशन कर रहे होंगे तो वो नंबर तो चेंज हो रहा होगा, और चेंज हो रहा होगा तो लास्ट में क्या करेंगे, जब पूरा फाइनल चेंज हो जाएगा तो उसको पुराने जिस जहां पे मैंने स्टोर किया था उन दोनों के साथ कंपेयर कर देंगे, और अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल है इट मीन्स कि वो पैलिंड्रोम है। तो इसका एल्गोरिदम का सबसे पहला स्टेप है कि ओरिजिनल नंबर को कहीं पर आप जाकर स्टोर कर लो, कोई टेम्पोररी वेरिएबल में आप बना लो, टेम्पोररी वेरिएबल में बनाकर उसको स्टोर कर लो। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप है कि जब भी आपको रिवर्स, यहां एक लॉजिक आ रहा है कि जब भी आपको कोई भी डिजिट्स को रिवर्स करना होता है तो यूज करते हैं मॉडुलस एंड डिवीजन नाम का ऑपरेटर। इट मीन्स कि व्हेनेवर यू नीड टू रिवर्स एनी डिजिट्स यू हैव टू यूज डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। ये कंसेप्ट्स, इसी तरह के कंसेप्ट्स लाइक इन फ्यूचर अगर मुझे कोई और प्रोग्राम बनाना हो और वहां पे मुझे रिवर्स करना होगा कोई ऑर्डर या कोई डिजिट्स को, तो हम डायरेक्ट मन में बैठ रहा होगा कि अच्छा डिवीजन और मॉडुलस का यूज कर रहे होंगे। तो इस तरह से कुछ कंसेप्ट्स, उस तरह के कुछ पैटर्न्स आपको समझने होते हैं ड्यूरिंग योर डीएसए लेवल। अब बात करते हैं कि वही जब एक बार जो रिवर्स कर लिए डिवीजन और मॉडुलस के साथ तो उसको कंपेयर कर रहे होंगे ओरिजिनल नंबर को के साथ, और फिर अगर वो दोनों मैच कर रहा होगा तो रिटर्न बोल देंगे ट्रू कि यस। अगर वो दोनों सही है तो हाँ भाई ये दोनों पैलिंड्रोम है और वो ट्रू केस दे रहा होगा। तो अब ये लॉजिक समझ में आ गया, चैलेंज समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, एल्गोरिदम समझ में आ गया। तो अब सिंपल, अगर एक बार आप एल्गोरिदम समझ रहे होते हो कि कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, तो फिर कोडिंग करना कोई भी टफ काम नहीं। तो अब बात करते हैं कोडिंग लेवल पे। तो अब हम बात करते हैं कोड पर। तो सबसे पहले मैंने लिखा, स्टार्ट किया हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम, जो आपका बता रहा होता है कि इनपुट एंड आउटपुट करने के लिए वो काम कर रहा होता है आपका लाइब्रेरी। दूसरा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये बता रहा होता है कि जो पूरे कोड में जो भी यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड यूज हो रहा है। अब यहां पर आया एक काम, BOOL बुल। बुल यहां पे बता रहा होता है बुलियन डेटा टाइप रिटर्न टाइप यूज कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो लाइन है यहां पर दो चीज हो रहा है, एक तो डिक्लेयर हुआ फंक्शन का नाम, डिक्लेयर फंक्शन, और अगर आप गौर करोगे तो इसी के अंदर जो डिफाइन भी हुआ है कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है, तो ये हुआ डिफाइन द फंक्शन। अब एज अ प्रोग्रामर जब भी आप कोई भी कोड लिख रहे होते, जब भी आप कोई भी वेरिएबल बना रहे होते, तो मेक श्योर कि वो जो फंक्शन का नाम है या वेरिएबल का नाम है वो वैलिड, एक यूनिक और अच्छा वे हो समझने का, ताकि अगले आपके अदर्स मेंबर हो गए या कभी भी आप बाद में देख रहे हो तो उसको देख के समझ रहे हो कि वो काम क्यों कर रहा है। इसीलिए मैंने यूज किया इज पैलिंड्रोम। इज पैलिंड्रोम का मतलब है कि यहाँ पर समझ में आ रहा है कि क्या ये इज पैलिंड्रोम नंबर चेकर है कि नहीं है, तो ये नॉर्मली फंक्शन का नाम हो गया। अब एक बार डिक्लेयर फंक्शन कर दिए और डिफाइन भी कर दिया। अब डिफाइन में क्या किए वो बाद में पढ़ते हैं। तो एक बार जब ये पूरा कोड चल रहा होगा, रन कर रहे होंगे, तो सबसे पहले कोड आ रहा होता है मेन फंक्शन। जब मेन फंक्शन के पास स्टार्ट हो रहा होता है तो यहां हम लिख सकते हैं कमेंट में स्टार्ट द प्रोग्राम। अब एक बार जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हमने लिखा इंट नम। इंट नम बता रहा होता है कि नम नाम का एक वेरिएबल है जो इंट डेटा टाइप रखने वाला। ऑफ कोर्स जब भी हमें जो बात कर रहे होंगे पैलिंड्रोम नंबर के बारे में तो वहां पर आपका नंबर इंटीजर ही हो रहा होगा। फिर हमने लिखा सी आउट इंटर अ नंबर। इट मीन्स कि ये कंपाइलर पे जाके बोला कि एक नंबर प्रिंट करो, लेकिन उससे पहले सी आउट उसको पता ही नहीं था कि क्या होता है। तो सी आउट के लिए कौन सा यूज किए थे, आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी, जिसमें सी आउट और सीन का यूज हो रहा होता है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आईओस्ट्रीम का काम कैसे होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डीएसए हमारे प्लेलिस्ट जो चल रहा है हमारा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें बेसिक से लेके पढ़ाया गया है कि कैसे कौन सा काम कर रहा होता है। उसके बाद आता है सीन नम। इसमें नंबर का वैल्यू हमने इनपुट दे दिया। अब है जो यहाँ पर इफ कंडीशन लगा है। अब यहाँ पर आ रहा होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा इज इफ
इस पैलिंड्रोम नंबर, मतलब यहां पर एक चीज गौर करो, फंक्शन का नाम देके आर्गुमेंट दे दिया, जो आर्गुमेंट्स यहां से यहां पर पास हुआ। अब एक बार जब पास हुआ तो ये बोला ये क्या है, इसको तो समझ में नहीं आया कि पैलिंड्रोम है क्या। तो अब ये फंक्शन आ रहा होगा यहां पर। और एक बार आपको भी पता है कि बूल जो है, बुलियन डेटा टाइप, वो दो चीज को स्टोर कर रहा होता है, एक ट्रू और एक फॉल्स। अगर सही है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो गलत। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। तो जब यहाँ पे नम नाम का वैल्यू गया, लेट सपोज 1 2 1 गया, तो एक बार इसको क्लियर करके फ्लो चार्ट समझते हैं। लेट सपोज यूजर नेम, यहाँ सबसे पहले प्रिंट हुआ इंटर नम, इंटर अ नंबर, और यूजर ने 1 2 1 दे दिया। अब 121 जब यहाँ पर आया तो वो फंक्शन कॉल किया यहाँ पे। अब जब 121 इंटीजर n के पास अब क्या वैल्यू चला गया, n के पास चला गया 1 2 1। अब एक बार जब 1 2 1 आ गया तो n है जो ओरिजिनल में चला गया, मतलब ओरिजिनल का वैल्यू क्या हो गया, ओरिजिनल का वैल्यू हो गया 121। सेम चीज हम स्टोर कर दिए वेरिएबल, टेम्पोररी वेरिएबल में। अब हम क्या किए, आर ई भी रिवर्स इज इक्वल टू 0, मतलब जो रिवर्स नंबर आ रहा होगा उसको हम कर दिए 0। 0 से इसलिए असाइन किए ताकि जो भी नंबर है वो 0 रहे और उसके साथ हम ऑपरेशन कर करके उसको बढ़ाते रहे। तो रिवर्स 0 कर दी। अब यहां शुरू हुआ हमारा वाइल लूप। वाइल लूप बोल रहा है कि अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब यहां पे वाइल लूप इसलिए यूज किए कि देखो अगर हम कोई और यूज करते तो कर सकते थे, बट यहां पर वाइल लूप यूज करने का मतलब क्या होता है कि वाइल लूप एक मात्र ऐसा लूप है जिसमें हम जो अनलिमिटेड टाइम तक चला रहे होते हैं, जब तक वो कोड है जो, जब तक वो n है जो नंबर जो है अपडेट नहीं हो रहा है, तब बार बार हम उसको अपडेट कर रहे होते हैं अलग अलग तरह से। तो वाइल यूज करके n इज ग्रेटर देन 0। तो क्या n का वैल्यू 121 0 से बड़ा है? यस। अगर बड़ा है तो कुछ नहीं करो, रिवर्स नाम का जो वेरिएबल था, रिवर्स नाम का वेरिएबल था, उसको 10 से गुना कर दो। तो आर ई वी इंटू 0, तो 0 इंटू 10 कितना हुआ? 0। वेरी गुड। प्लस n मॉडुलस 10। अच्छा, n मॉडुलस 10 का वैल्यू क्या हुआ, अब इसको समझो। n मॉडुलस 10 का वैल्यू बस ये हुआ कि अब हमको इसको 121 को अलग अलग करना है, पहले 1 निकालना है, फिर 2 निकालना है, फिर 1 निकालना है, इस तरह से करना है। तो इसको हमको करने के लिए अलग अलग तरीका होता है। ये लाइन को आप 2 लाइन में समझो कि रिवर्स में सबसे पहले क्या किए, रिवर्स इंटू 10 किए, और यहाँ पर हम क्या किए, रिमाइंडर निकाल रहे हैं कि रिमाइंडर भाई n मॉडुलस 10 हो जाओ। और फाइनली हम लिख रहे हैं सम इज इक्वल टू रिवर्स प्लस रिमाइंडर। तो ये एक लाइन को हम 3 लाइन में तोड़े। सबसे पहले 0 गुने 10 की। अच्छा 10 क्यों की? अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तो हर बार वो एक वैल्यू को हटा रहा होगा, क्योंकि लास्ट का जो डिजिट को निकालना होता है तो वो 10 से डिवाइड कर देते हैं तो वो फाइनल निकल जाएगा रिमाइंडर के हेल्प से। तो इसीलिए हमें जो 10 से गुना भी कर रहे हैं उस लॉजिक को लाने के लिए। तो सबसे पहले फ्लो समझते हैं। 0 इंटू 10, तो ये रिवर्स का वैल्यू क्या ही रह गया, 0 ही रह गया, क्योंकि 0 को 10 से गुना करेंगे तब भी। अब n मॉडुलस 10, तो 121 मॉडुलस 10 का जब वैल्यू आ रहा होगा तो वो आ रहा होगा रिमाइंडर 1। अब बोला रिवर्स प्लस रिमाइंडर को जोड़ दो, तो 0 प्लस 1 मतलब 1। तो ये फाइनल जो पूरा जो आउटपुट 1 आया, ये 1 स्टोर हो गया रिवर्स में। अब रिवर्स में हो गया तो फिर बोल रहा है n को 10 से डिवाइड कर दो, मतलब n। अब ये ऑपरेटर क्या होता है, तो ये कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिख रहे होते हैं n बराबर n/10। इसी का शॉर्ट वर्जन ये। तो जब n को 10 से भागा करेंगे तो क्या बच रहा होगा, क्योंकि ये डिवीजन का यूज कर रहे हैं तो 12 बच रहा होगा। अब ये 12 n में अपडेट हो गया, और फाइनली जब n अपडेट हो गया तो n अपडेट हो गया तब ये वापस से लूप चेक कर रहा होगा कि क्या n 0 से बड़ा है, तो क्या 12 0 से बड़ा है, हाँ, तो ये वापस से चल रहा होगा। वापस से चला तो फिर से कंडीशन चेक किया। अब रिवर्स का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इंटू 10 10, और 12 डिवाइड बाई 2, तो 10, 12 को 10 से रिमाइंडर करने पर क्या बचेगा, 2, तो 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो अब रिवर्स का वैल्यू हो गया 12, उसको वापस से फिर 10 से डिवाइड किए, तो अब 12 को 10 से डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, क्योंकि क्वोशिएंट हमारा 1 होगा। तो 1 जब होगा तो क्या 1 0 से बड़ा है, हाँ है,
तो वापस से इसमें आएगा। और अब रिवर्स का वैल्यू 12 था, तो 12 गुने 10 120 प्लस n मॉडुलस 10। n मॉडुलस 10 में अब रिमाइंडर क्या आ रहा है, चूंकि 10 को 1 से भागा नहीं दे सकते तो रिमाइंडर तो हमारा एक ही होगा। तो 120 प्लस 1 121, तो रिवर्स का वैल्यू हो गया 121। अब n को 10 से जब भागा दे रहे होंगे 1 को 10 से, तो क्वेश्चन तो 0 आ रहा होगा। तो अब 0 आया तो क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं है, तो वापस तोड़ दिया। अब ये लाइन टूट गया क्योंकि कंडीशन गलत है। तो फाइनली जो हमारे रिवर्स में वैल्यू आ रहा होगा वो 121 आ रहा होगा। और अब हम चेक कर रहे होंगे ओरिजिनल वैल्यू जिसमें 21 है, तो 121 इज इक्वल टू 121 क्या सही है, हाँ ट्रू। तो अगर ये आउटपुट दिया ट्रू, तो यहां पर आउटपुट आ रहा होगा ट्रू का। और मैंने आपको बताया था कि इफ केस में आपका ट्रू जो भी एक कंडीशन होता है, अगर वो ट्रू आउटपुट है तो आउटपुट आपका इफ वाला चल रहा होता है, और अगर वो फॉल्स होता तो वो एल्स वाला चलता। तो यहाँ चूंकि ट्रू हो रहा था, तो पैलिंड्रोम में नम जो ट्रू हुआ केस, इसलिए बोल रहा है नम इज इक्वल टू इज अ पैलिंड्रोम, मतलब 121 जो इनपुट लिया गया है वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। और इस तरह से फ्लो चार्ट से हम समझ रहे होते हैं कि इस तरह ये काम कर रहा होता है पैलिंड्रोम। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है हमारा पैलिंड्रोम नंबर। अब बात करते हैं दूसरा प्राइम नंबर डिटेक्शन का। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको वो या तो वो खुद से डिवाइड हो रहा होगा या तो फिर वो 1 से हो रहा होगा। तो हर नंबर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका 2 ही मल्टीप्लाई, एक तो 1 है, तो चलो 1 तो सबका होता है तो 1 को इग्नोर कर दो। तो वैसा नंबर जो खुद से ही कटे और किसी से ना कटे उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसमें लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर वो नंबर है जो 1 से बड़ा होता है क्योंकि 1 तो सबके साथ है, और उसके पास कोई भी पॉजिटिव डिवीजर नहीं होता अदर देन 1 एंड देम से। मतलब जब भी उसको किसी से भी डिवाइड कर रहे हो तो वो सिर्फ 1 या खुद से ही कट रहा हो। और दे आर फंडामेंटल्स टू नंबर थ्योरी एंड क्रिप्टोग्राफी। इसके हेल्प से हम क्रिप्टोग्राफी नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होते हैं। तो एक चीज समझ में आ गया कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद से कट रहा होता है, तो दैट्स इट। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो कौन सा है, तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास है मैथमेटिक्स के टर्म में। आप लोग कमेंट में बताना कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है। सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। मेक श्योर कि प्राइम नंबर जो इवन, एकमात्र जो इवन प्राइम नंबर है वो भी 2 है, क्योंकि 4 8 10 12 ये सारे जो इवन नंबर हैं वो सब डिविजिबल हो जाते हैं किसी न किसी से, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन द नंबर 2 इज द ओनली इवन नंबर प्राइम, क्योंकि 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, क्योंकि सिर्फ ये खुद से कट रहा होता है। तो इसको ऑप्टिमाइज वे में हम देख रहे होंगे कोड को, जहां मैक्सिमम लोग जो यूज कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन का, हम यूज कर रहे होंगे ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट एन का। और इसको एफिशिएंट वे में अच्छा अप्रोच में हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम भी कर रहे होंगे। इसमें हम डायरेक्ट फंक्शन पर आते हैं, मेन पॉइंट पर। चूंकि हमें पता है कि n 2 से अगर कोई भी नंबर है तो वो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो जैसे हमने लिखा है इफ n इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब कोई भी नंबर अगर 2 से छोटा है तो वो रिटर्न फॉल्स करे। फॉल्स रिटर्न करे मतलब हम फिर से वापस कर रहे हैं बुलियन डेटा टाइप का ही। फिर अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होकर 0 आ रहा हो और n है जो 2 से बराबर नहीं है, मतलब इट मीन्स कि अगर कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो रहा है और 2 नहीं है बट मतलब 2 के अलावा 4 है 8 है 16 है, तो उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा होगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन है, मतलब 2 नहीं भी है और 0 से डिवाइड भी हो रहा, तो वो फिर वे फॉल्स दे रहा होगा। मतलब हर इवन नंबर का जो लॉजिक हो रहा होगा वो यहाँ आ रहा होगा कि जो नंबर है जो 2 से इवन कट जाता है तो उसको उड़ा दो, उसको हटा दो, क्योंकि 2 के अलावा अब नहीं। तो अब यहाँ पे केस आ गया कि अगर मान लो लेट सपोज कि n से डिवाइड होके 2 इक्वल, मान लो यूजर ने 2 दिया तो 2 से 2 कटा तो 0, हाँ सही है। लेकिन क्या n नॉट ग्रेटर देन 2 है, मतलब कोई भी नंबर 2 से बड़ा नहीं है या 2 के बराबर नहीं है। अगर वो 2 है तो 2 के तो बराबर ही है, तो ये नहीं चल रहा होगा, फिर आपका लास्ट में रिटर्न ट्रू दे रहा होगा। और 2 है जो प्राइम नंबर है, हमें पता है। तो ये इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। तो फाइनली जो हमारा लूप चल रहा होगा वो 3 से चल रहा होगा और अब वो चेक कर रहा होगा। अच्छा एक चीज और, अगर मुझे बोलना है कि 6 का फैक्टोरियल बताओ क्या क्या होगा, तो एक बोलेगा 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6,
3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 1 6। तो अगर आप एक चीज गौर करो तो 1 इंटू 6 और 6 इंटू 1, क्या ये दोनों सेम है? हाँ। 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, क्या ये दोनों सेम? उसी तरह अगर हम किसी भी वैल्यू का ले लें, लेट सपोज हम ले लेते हैं 15 का, तो इसका क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, फिर 15 इंटू 1। तो ये दोनों मैच किया, ये दोनों मैच किया। इट मीन्स कि हम देख सकते हैं कि जब फैक्टोरियल निकालने की बारी आती है, जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, तो दो चीज मिल रहा होता है। इट मीन जब दो रास्ता, दोनों सेम रास्ता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको आधा कर दें? अगर आधा तक वो चेक कर दिए तो बाकी आधा तो सेम ही हो रहा होगा, सेम चीज आउटपुट दे रहा होगा। तो हम इसीलिए यहां पर कंसेप्ट ले आ रहे होते हैं स्क्वायर रूट एन का। इट मीन्स कि इसका अगर आधा, मतलब लेट सपोज 16 का स्क्वायर रूट निकाल ले तो 4, तो इसका जब आधा, हमें आधा पता चल रहा है कि आधा तक ये ऐसे काम कर रहा होगा, तो जब आधा तक पता चल गया कि आधा ऐसे है, तो बाकी तो सेम ही है। तो इसीलिए स्क्वायर रूट एन का हम लॉजिक यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। तो मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे यूज हो रहा है, पर ये कंसेप्ट उसके पीछे बिहाइंड काम कर रहा होता है। तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे? उस नंबर को उसी नंबर तक चला रहे होंगे और हर बार चेक कर रहे होंगे कि क्या वो नंबर सिर्फ उसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो ठीक है, फिर तो वो ट्रू है, तो इट मीन्स वो प्राइम नंबर है। लेकिन अगर वो और भी नंबर से कट रहा है तो वो फॉल्स केस आ रहा होगा और वहां पे प्राइम नंबर वो नहीं हो रहा होता। बस यही लॉजिक है। स्क्वायर रूट इसलिए लगाया क्योंकि वो जो केस सारा जो सिनेरियोस वो कवर कर रहा था, तो सारा सिनेरियोस को कवर करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा था, तो उसको स्क्वायर रूट आधा कट करने के बाद आया। तो बस यही कि आई का वैल्यू 3 से स्टार्ट किए और आई को लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट एन तक चलाए और उसको प्लस टू कर दिया। प्लस टू करने का रीजन ये कि हमें पता है कि इवन नंबर सारा है, जो प्राइम नंबर तो कोई नहीं होता। तो यहाँ पे हम प्लस प्लस करते तो 3 से 4 बढ़ता, लेकिन अगर +2 किए तो उसका मतलब है कि सारा इवन नंबर नेगलेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने एक और कॉम्प्लेक्सिटी को बचाया, हमने कोड को और जो एफिशिएंट और कोड को ऑप्टिमाइज किया। और यहाँ पे जब +2 किया तो अब सिर्फ ये ऑड नंबर पर चल रहा होगा। तो n को चेक किए आई से, क्या लेट सपोज यूजर ने 5 दिया, तो आई जो 3 से स्टार्ट कर रहा होता, 3 से कट रहा है 0, 0 हो रहा है नहीं, रिटर्न अभी रुकेगा, वापस ही चलेगा, 3 से अब 4 होगा, 4 तक कटेगा नहीं, लेकिन 5 से कट रहा है। इट मीन्स कि 5 भी अगर 0 बराबर नहीं है तो अब रिटर्न ट्रू कर रहा होगा और फाइनल आ रहा होगा कि 5 इज अ प्राइम नंबर। तो जब ये ट्रू हुआ तो फाइनल वही आउटपुट दिखा रहा होगा, यहाँ पे नम पैरामीटर्स गया और वो फाइनली दिखा रहा होगा कि नम यानी 5 इज अ प्राइम नंबर। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है हमारा प्राइम नंबर का लॉजिक्स। अब बात करते हैं तीसरा होलो रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द इजी आप बोल सकते हो। देखो अगर आप इसके पैटर्न को देख रहे होगे तो आप स्टार्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 रो। टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं? 5 है। टोटल नंबर कॉलम 7, 5 इंटू 7। तो अगर एक चीज देखें तो हम एक चीज बता सकते हैं, एक चीज हम डैम श्योर बोल सकते हैं कि आई का वैल्यू ये स्टार्ट 1 था, रो है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो आई इज इक्वल टू 5। तो अगर हम गौर करें कि फर्स्ट एंड लास्ट वाला में सेम है, जो 7 बार प्रिंट हो रहा है, इट मीन्स कि अगर आई का वैल्यू 1 है या आई का वैल्यू सबसे लास्ट है यानी टोटल नंबर ऑफ रोज है, तो वो पूरा प्रिंट कर रहा होगा। तो पहला कंडीशन तो समझ में आ गया कि इफ आई इज इक्वल टू 1 या तो फिर आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज यानी फाइनल 7, यानी रोज का जो रो का नंबर है, यानी आई इज इक्वल टू 5, जो भी रो का नंबर है, अगर वो दोनों है तो हम स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहे होंगे बार बार। तो ये एक लॉजिक हो गया, पता चल गया। अब लॉजिक आती है अंदर का कि ये बीच बीच में स्पेस कैसे आए। तो स्पेस तो आ जाएगा, लेकिन अब गौर करो तो यहाँ देखो ये क्या है, ये कॉलम है। तो अगर आप गौर करोगे तो कॉलम है जो यह स्टार लास्ट वाले अपने कॉलम पर और स्टार्टिंग वाले कॉलम पर ही है। इट मीन्स कि अगर जे का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू लास्ट वाला यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल, मतलब यहाँ अगर 7 है तो 7वां, तो 7वां पर ही ये पैटर्न प्रिंट कर रहा है और बीच में स्पेस ले रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास 4 कंडीशन है, आइदर आई का वैल्यू यानी रो का वैल्यू 1 हो, या रो का वैल्यू रो के बराबर हो यानी टोटल नंबर ऑफ रो के बराबर हो यानी आई इज इक्वल टू 5, या तो फिर जे जो कॉलम का है कॉलम के साथ मैच कर रहा हो 1 से, या कॉलम का टोटल नंबर ऑफ कॉलम के साथ प्रिंट कर रहा हो।
तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड लास्ट वाला मैच करना होता है। और इसका जब हम ऐसे कोड देख रहे होते हैं तो 1 से स्टार्ट करके रोज तक चलाएं, कॉलम तक चलाएं, और उसके अंदर मेन कंडीशन देती है। ये जो मेन कंडीशन की बात मैं कर रहा था, ये मेन लॉजिक्स थी कि जब i इज इक्वल टू 1 रहे, या तो i इज इक्वल टू रो रहे, या j इज इक्वल टू 1 रहे, या j इज इक्वल टू कॉलम रहे, तो आइदर इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही हो रहा हो और ऑपरेटर के हेल्प से, क्योंकि कोई भी सही हुआ तो वो सही हो रहा होता है। तो जब वो चारों में कोई भी सही है तो स्टार पैटर्न प्रिंट करते हैं, और बाकी सब जगह स्पेस पैटर्न करते हैं और हैंडल करते हैं हर बार। तो फाइनल आपका आउटपुट होलो पैटर्न आ रहा होगा। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर पे। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि ये जो कोड है इसका मैं बस एक बार लॉजिक समझा देता हूँ कि अगर स्टार्टिंग का यूनिट आपके पास 0 से लेकर 100 तक अगर आपका यूनिट उठा हुआ है बिजली बिल, तो आपको 5 रुपया पर यूनिट देना होगा। लेकिन जब अगर आपका यूनिट लेट सपोज 200 है, तो 200 अगर 100 से बढ़ गया यूनिट आपका, 100 से 200 के बीच है, तब 7 रुपया यूनिट लगेगा। और 200 से ज़्यादा यूनिट है तब आपको 10 रुपया लगेगा। तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं कि कंडीशन दे देते हैं कि अगर यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 100 देन यूनिट इंटू 5। उसी तरह अगर यूनिट इज लेस देन इक्वल टू 200 तो 7 रुपये। पर ये तो लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि लॉजिक मेन क्या है कि स्टार्टिंग के 100 के लिए 5 रुपये, नेक्स्ट 100 के लिए 7 रुपये, उसके बाद के लिए 10 रुपये। तो आपका लॉजिक का जो पैटर्न होना चाहिए वो होना चाहिए कि स्टार्टिंग 100 इंटू 5 प्लस बाकी जो यूनिट्स आपके बचे हैं, लाइक लेट सपोज आपके पास 200 से ज़्यादा है, तो आपको वहाँ करने होंगे यूनिट्स माइनस 700, क्योंकि 100 यूनिट का तो 5 रुपये लगेगा, बाकी जो आपके पास यूनिट्स हो रहे होंगे उसके लिए 7 रुपये। उसी तरह अगर लेट सपोज आपके पास 200 यूनिट के आसपास कुछ है, तो सबसे पहले तो 100 इंटू 5 होगा, फिर नेक्स्ट जो 100 होगा वो 100 इंटू 7 होगा, तो 100 यूनिट का 5 रुपया, बाकी 100 का 7 रुपये। अब जो आपके पास बाकी जो रिमाइंडर बच रहा होगा उसको यूनिट मैंने 200 से घटा दे रहे होंगे, टोटल 200 से हट रहा होगा, क्योंकि 200 यूनिट का आपने पैसा दे दिया और उसको बाकी 10 से गुना करते रहेंगे। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है और फाइनल आप बिल का कोड है जो प्रिंट कर रख के फाइनल आप आउटपुट ला देते हैं। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। आप इस कोड को समझो और कमेंट में बताओ कि अगर समझ में आया तो बताना कि कैसे काम कर रहा होता है। एंड अगर कोई भी डाउट हो रहा होता है तो कमेंट में पक्का पूछना। अब आता है फिबोनाची। फिबोनाची मैंने हिंट पहले ही दे दिया था कि अगर बात करें फिबोनाची की तो हम लूप चला रहे होंगे जिसमें n नंबर यानी n आपका नंबर ऑफ टर्म्स होगा कि कितना तक आपको प्रिंट चाहिए। लेट सपोज अगर हम 5 डाल दिए तो 0 1 तो स्टार्टिंग का वैल्यू होगा, 0 1 को ऐड करके 1 1 + 1 2 2 + 1 3 एंड फाइनली ये टोटल है जो 5 टर्म्स है, तो 5 टर्म्स तक इस तरह से प्रिंट कर रहा हो। तो इस तरह से कुछ आउटपुट करना होता है। तो अगर a = 0 और b = 1 ले लिए और इसको फाइनली तो प्रिंट करना ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 और 1 प्रिंट करना है, तो सी आउट a कर दिया और b कर दिया। अब लूप चला रहे होंगे 3 से, क्योंकि शुरू का 2 वैल्यू तो हमारा चल रहा होगा और इसको 5n तक चला रहे होंगे, यानी 5 तक। और जब हम c किए तो c = a + b, क्योंकि लास्ट तो ये दोनों वैल्यू था, तो अब 1 + 1 क्या हो गया, c का वैल्यू आ रहा होगा 1, तो आप c को प्रिंट किए तो 1 आया। और एक चीज और, अब हमें चूंकि a और b और c ये था, बट अब हमें क्या करना है कि b को असाइन करना है a और c को असाइन करना है b, तब ना वो बार बार चेक कर रहा होगा, क्योंकि हमें बदलना भी है ना, बार बार लास्ट 2 लूप यूज करना है। तो हम यूज कर रहे होंगे जहां a को असाइन कर रहे होंगे b के साथ कि b का वैल्यू a में चल जाए, और c को असाइन कर रहे होंगे b में, मतलब c का वैल्यू b में चल जाए, और फाइनल ये लूप चल रहा होगा बार बार, और इस तरह से फिर आपका फाइनल आउटपुट आ रहा होगा और आपका अपडेट होके बार बार आंसर चल रहा हो। मेक श्योर ये a और b का जो वैल्यू बार बार जो रिप्लेस हो रहा है वो लूप के अंदर ही हो, ताकि वो प्रिंट कर पाए अच्छा से और लॉजिक काम कर पा रहा हो। तो आज का जो पूरा वीडियो सेशन था वो आपके फंक्शंस पर काफ़ी डिटेल में अलग अलग प्रोग्राम से, फ्लो चार्ट से मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर फिर भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछना है या कोई भी ऐसा डाउट है जिसके रिगार्डिंग आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट कीजिए, अपना व्यू दीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि क्या हुआ, कहाँ टॉपिक समझ में नहीं आया। और अगर अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, हमारा उससे मोटिवेशन बढ़ रहा होता है। और आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फंक्शंस का टॉपिक क्लियर कर लें। तो तब तक के लिए कीप कोडिंग, टेक केयर एंड विश यू अ हैप्पी जर्नी।